जिस तरीके से आज का मामला हुआ, अनिल देशमुख ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, क्या उससे अब समझते हैं कि करप्शन को लेकर जो दाग थे वो धुल गए सरकार के? देखिए, ये तो शुरुआत है। ये दाग ऐसे धुल नहीं सकते और ये दाग बहुत गहरे हैं। ये दाग यहाँ समाप्त नहीं होते। वाजे के हैंडलर्स जो इस सरकार में है, उनकी एक कड़ी केवल अनिल देशमुख है और कई लोग इसमें पर्दानशीन है जिनका पर्दा दूर करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो मैं माननीय हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये निर्णय दिया और इनको इस्तीफा देना पड़ा। कोई अपनी मर्जी से नहीं दिया है, नैतिकता के आधार पर नहीं दिया है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तब कहा जाता जब इतने गंभीर आरोप लगने के बाद गृह मंत्री कहते हैं कि यह आरोप गंभीर है और मैं नैतिकता के आधार पर दूर हो रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ, वे चिपके रहे और माननीय शरद पवार जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको चिपकने का मौका दिया। आज जिस तरीके से पहले मीटिंग हुई, मीटिंग में सारी बातें तय होने के बाद फिर इस्तीफे की बात सामने आई, तो क्या मुख्यमंत्री जो इस्तीफा लेने की बात शरद पवार कह रहे थे वो झूठ थी? क्या शरद पवार की हरी झंडी का इंतजार था? देखिए, ये तो बिल्कुल पक्का है कि इस सरकार में एनसीपी के मंत्रियों का निर्णय मुख्यमंत्री नहीं करते, वो शरद पवार साहब ही करते हैं। लेकिन सवाल ये है, मैं सवाल उठाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री की नैतिकता पर। मुख्यमंत्री जी के नाक तले इतने गंभीर कांड हो रहे, सचिन वाजे का कांड हो, परमवीर के पत्र का कांड हो, रश्मि शुक्ला इनके रिपोर्ट का कांड हो, एक्सटॉर्शन का कांड हो, ट्रांसफर्स का कांड हो, पोस्टिंग का कांड हो, ये सारे इतने भयानक कांड यहाँ पर होने के बावजूद मुख्यमंत्री जी ने अपनी जबान से एक शब्द भी नहीं निकाला। देखिए, मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख होता है और कितनी भी विपदा की आपदा की परिस्थिति रहे, मुख्यमंत्री जी ने सामने आकर कहना चाहिए क्या हुआ है, हम क्या करने वाले हैं। लेकिन अपनी सरकार चलाने के लिए ये सारे एक्सटॉर्शन के रैकेट को एक प्रकार से मौन सम्मति ये मुख्यमंत्री जी ने दी थी क्या, ऐसा हम सबका सवाल है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि आप मौन क्यों हैं? नैतिकता अगर अनिल देशमुख जी मान रहे हैं आज की उनकी नैतिकता है, तो मुख्यमंत्री जी को क्या इस पर और कड़े एक्शन लेने चाहिए? क्योंकि इस तरीके के मामले में मुखिया होने के कारण पहला आरोप उनकी सरकार पर और उन पर जाता है। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री तो इस पर बोल ही नहीं रहे और इस प्रकार की सारी परिस्थिति के बावजूद अगर मुख्यमंत्री एक्शन नहीं ले सकते, और देखिए एक प्रकार से अपनी सरकार बचाने के लिए महाराष्ट्र के साथ द्रोह हो रहा है, धोखा हो रहा है, महाराष्ट्र के साथ ये जाति हो रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस प्रकार की सरकार है। ये सरकार नहीं, ये सिंडिकेट है। एक सिंडिकेट का राज चल रहा है और पुलिस को एक प्राइवेट फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और उस प्राइवेट फोर्स के माध्यम से एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां हमने महाराष्ट्र में इससे पहले कभी नहीं देखी। सीबीआई के आने का डर क्या नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है क्या सरकार को? बिल्कुल सही बात आपने कही। ये नैतिकता तभी याद आई जब ध्यान में आया कि अब सीबीआई आकर कार्रवाई तो करेगी ही, क्योंकि सबूत तो बहुत है, तो फिर नैतिकता याद आई है। लगातार देवेंद्र जी, शिवसेना के भी कई नेताओं पर इससे सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप लगे हैं। क्या आप चूंकि अपोजिशन लीडर हैं, ये चाहेंगे कि सिर्फ अनिल देशमुख तक ही ये जांच नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट में और भी मंत्री और नेता जो भी शामिल हैं उन तक भी जांच पहुंचनी चाहिए? बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए महाराष्ट्र की पुलिस और मुंबई की पुलिस देश और दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस है। उस पर दाग लगना ये हम सबके लिए बहुत शर्मनाक बात है। और ये एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है सीबीआई जांच की, ये प्रक्रिया सफाई की प्रक्रिया है। ये दाग धुलेंगे, जो गलत लोग हैं वो बाहर निकलेंगे, उनके चेहरे खुलेंगे और हमारी पुलिस फिर एक बार सर्वोत्तम पुलिस बनेगी। सिर्फ करप्शन गृह मंत्रालय तक आप मानते हैं सीमित है या डिपार्टमेंट वाइज भी करप्शन अलग अलग क्षेत्र? देखिए, अभी तो गृह मंत्रालय का बाहर निकला है, पर यह सरकार ही करप्ट सरकार है, ये एक्सटॉर्शनिस्ट सरकार है। अलग अलग विभागों में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार चल रहे हैं, मानो इनका सरकार फॉर्मेशन का फॉर्मूला या सरकार फॉर्मेशन की नीति ये केवल पैसा कमाना इतनी है
इस प्रकार की अवस्था सरकार में दिखाई पड़ती है। देवेंद्र जी, एक और सवाल खासकर कोविड से रिलेटेड, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। कोविड को लेकर सरकार कह रही है कि मुझे कड़े निर्णय लेने पड़े और हमने सबसे बात की है, उस पर लोग राजनीति ना करें, सरकार 100% अपना दे रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार ने कड़े निर्बंध बोलकर लॉकडाउन लगा दिया, फिर भी हम उस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमने लोगों को अपील की कि आप लोग इसमें सहकार्य दीजिए, पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार इस बात पर चिंतन करेगी कि पूरे देश में महाराष्ट्र में ही केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? देश की 65% केसेस महाराष्ट्र में क्यों है? महाराष्ट्र में बेड नहीं है, महाराष्ट्र में वेंटिलेटर नहीं है, महाराष्ट्र में ऑक्सीजनेटेड बेड्स नहीं है। इसकी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे सरकार अपना श्रम क्यों नहीं दे रही? और सबसे बड़ी बात यह है कि देश और दुनिया में जो जो लॉकडाउन लगाता है वो कम से कम वल्नरेबल लोगों के लिए कोई ना कोई पैकेज देता है। यहाँ तो सरकार ने पूरे 1 साल में अपने जेब से एक नया पैसा नहीं दिया। और इतना ही नहीं, ये तो बात नहीं दिया, ये तो अलग बात है, बिजली के कनेक्शन लोगों के काटे, 5,000 करोड़ रुपया बिल्डरों को तो माफ़ किया, लेकिन छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में और छोटे छोटे दुकानदारों के बिजली कनेक्शन काट काट कर इस सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए जमा किया। तो ये सरकार है या सुल्तान है? जब दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी तो जिस प्रकार से जिजिया टैक्स वसूल किया जाता था, उस प्रकार की अवस्था यहाँ दिखाई देती है। होटल व्यवसायी काफ़ी नाराज है। कल रात में होटल एसोसिएशन की तरफ से मैसेज आया, उसके बाद से आज भी कि 1 साल का टैक्स भरवा दिया गया, तमाम सारे जीएसटी भरवा लिए गए, उसके बाद इस तरीके की शर्तें लगाना, बंद कर देना, उससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी का संकट। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, पिछला साल उनका ठीक नहीं रहा, अभी थोड़ा सा व्यवसाय लाइन पर आ रहा था तो आपने बंद करवा दिया। कारीगर चले जाते हैं, वो भूखे मर जाते हैं, अपने गांव चले जाते हैं, वो वापस आते नहीं है। बिजली का बिल तो आने वाला है, जगह किराए से होती है, किराया तो देना पड़ने वाला है, मेंटेनेंस का पैसा तो लगने वाला है, बैंक के हफ्ते भर नहीं सकते, करेंगे क्या? ये सवाल उनके सामने है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सरकार ने आगे से बढ़कर पिछले 3, 4, 5 महीनों में जो जीएसटी उन्होंने भरा है वो जीएसटी उनको वापस दे देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको मदद के तौर पर उनका बिजली का बिल जो है उसको माफ़ कर देना चाहिए। 4 महीने का कीजिए, 3 महीने का कीजिए, कुछ तो कीजिए, अन्यथा एक बार ये होटल इंडस्ट्री पूरी की पूरी तरीके से मर गई, ये वापस उठ नहीं पाएगी और इससे बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। लेकिन सरकार को उसका सारा जो सारी शक्ति ये सरकार केवल लॉकडाउन लगाने में लगाती है, बाकी कुछ नहीं करती। आखिरी सवाल यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति जो चल रही है और हर बार स्टेट से कोई मंत्री उठता है या कोई नेता उठता है, सेंटर को दोष देता है कि वैक्सीनेशन के लिए जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, गाइडलाइन और उसमें शर्तें इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही। देखिए, अपनी अकर्मण्यता और अकार्यक्षमता को छिपाने के लिए इस प्रकार से कहा जाता है। पिछले समय भी ध्यान में आया है कि केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन दी उसमें से 65% वैक्सीन ये सरकार यूज़ ही नहीं कर पाई थी, और अभी भी जितनी चाहिए उतनी वैक्सीन केंद्र सरकार दे रहा है। लेकिन इसका प्रोटोकॉल क्यों तैयार हुआ है? प्रोटोकॉल इसलिए तैयार हुआ है कि एक साथ 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा सकता, उसको शायद 1.5-2 साल लगे, और इसलिए अगर हम लोग 35, 40, 50 करोड़ लोगों को भी वैक्सीन दे पाए जिनको आवश्यक है तो कोविड हम समाप्त कर देंगे। अगले 3-4 महीने में हम लोग उसमें से बच जाएंगे। इसलिए उन्होंने प्रोटोकॉल तैयार किया, पहले 60 साल के ऊपर को, फिर 45 साल के ऊपर को, अब 18 साल के ऊपर के कोमॉर्बिडिटी वाले सबको। ये कौन सा क्लास है? ये वो क्लास है कि जिसको कोविड होने की सर्वाधिक संभावना है। इसको एक बार अगर ये मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए, तो कोविड का प्रचार प्रसार ही खत्म हो जाएगा। तो हम 50 करोड़ लोगों को या 35 करोड़ लोगों को वैक्सीन देकर भी हम कोविड को रोक पाएंगे और जल्दी रोक पाएंगे, और जिसको आवश्यकता नहीं। मैं मसलन अगर आप देखिए कि सरकार जो पोषण आहार देती है, तो ये पोषण आहार देते समय पहले किसको दिया जाना चाहिए? पहले ये दिया जाना चाहिए जो बिल्कुल गरीब बच्चा है, जो कुपोषित है, ऐसे बच्चे को देना चाहिए।
जो अच्छा बच्चा है उसको भी देना चाहिए, लेकिन उसको कब देना चाहिए? जब इसको आप दे दे, नहीं तो आप उसको देते रहोगे और इसको नहीं मिला तो ये बच्चा मर जाएगा। तो उसका बहुत ही स्टैंडर्ड और करेक्ट प्रोटोकॉल केंद्र सरकार ने तैयार किया है। कुछ समझना नहीं, कुछ करना नहीं है, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए केवल उंगलियां दिखाना है। एक आखिरी उसी से जुड़ा ये है कि चूंकि नागपुर में कहा गया फ्रंट लाइनर वर्कर जो 18 साल से ऊपर है उन सबको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि जैसे मुंबई या जहाँ जहाँ जिन जगहों पॉकेट्स पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना के, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें? नहीं, देखिए, ये जो प्रोटोकॉल तैयार हुआ है उस प्रोटोकॉल में अगर कुछ बदलाव करना है तो ये बयानबाजी क्यों करते हो? हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली जाना चाहिए या दिल्ली में संपर्क करना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि भाई देखिए हमारे यहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमको लगता है कि चेन तोड़ने के लिए इस वल्नरेबल ग्रुप के साथ साथ ये भी ग्रुप वल्नरेबल है, इसको भी आप वैक्सीनेट जल्दी कीजिए, तो बदलेगा। कोई स्टैटिक प्रोटोकॉल थोड़ी होता है, लेकिन आप लॉजिकल बात कीजिए, क्योंकि हमारी वैक्सीन तैयार करने की क्षमता, वैक्सीनेशन की क्षमता और हमारी पॉपुलेशन, इसमें से अगर हम लोग वल्नरेबल छाट कर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो 2 साल भी कोविड नहीं जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि साइंटिफिकली ही ये होना चाहिए।